हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिवराम सिंह। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं अभी अपना इमरजेंसी ड्यूटी कर रहा हूँ। थोड़ा सा फ्री हुआ तो सोचा आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्दी जल्दी पास आ रहा है, बहुत कम समय बचा है। अब तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियो आप लोग के लिए डाले थे, बेसिक क्वेश्चंस। लेकिन अब समय आ गया है कि हम थोड़ा सा अपना तैयारी एक अगले लेवल पर लेकर चलते हैं। तो इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होगा कि हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो मैं सारे के सारे नीट के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, एक एक करके हर दिन 10-15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करूँगा डेली। और जो पेपर आपके नीट में आए हुए हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन होगा इसमें। और साथ में आपको ये समझ आएगा इस सब के बाद कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चंस। तो ये हमें एक लिस्ट दी गई है, इसमें हमें मैच करना है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। और तो इस तरफ हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि वैसेक्टमी, कॉर्टस इंटरप्टस, सर्वाइकल कैप, सहेली। तो ये सब हम सबको पता है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। तो इनमें से और इधर आप दूसरे ऑप्शन इधर हैं, ये कौन सा ओरल मेथड है, कौन सा बैरियर मेथड है, कौन सा सर्जिकल मेथड है और कौन सा नेचुरल मेथड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग को ये समझ आए कि कैसे मैच करना है और मैच करने के बाद क्या ध्यान रखना है। तो चलिए मैच करना शुरू करते हैं। वैसेक्टमी क्या है, हम सबको पता है, ये एक सर्जिकल मेथड है। और दूसरे बात है कॉर्टस इंटरप्टस कैसा है, इसमें कोई हम ना तो दवाई यूज कर रहे हैं ना कोई सर्जरी यूज कर रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारा नेचुरल मेथड में आ जाएगा। सर्वाइकल कैप क्या है मेथड है, सर्वाइकल कैप बैरियर के जैसा यूज होता है और मेल में कंडोम यूज किया जाता है एज ए बैरियर। तो ये हो गया हमारा बैरियर मेथड। इसका मतलब हुआ कि ये स्पर्म की एंट्री को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करने से रोकते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी का 1। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोग एक एक ऑप्शन करके रूल आउट करते जाएंगे। जैसे कि मान लो हमें ए ही पता होता, जैसे हमें पता है, मान लो ए पता है, सिर्फ ए पता है, तो वैसेक्टमी ए का हो जाएगा हमारा 3। तो देखेंगे हम ए का 3 कौन कौन से ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन में, एक फर्स्ट में, सेकंड में। अब बी पे आते हैं। बी कॉर्टस इंटरप्टस है, एक नेचुरल मेथड है। इसका आंसर हो जाएगा 4। बी का है 4। तो इस तरह से हमारा इन 2 ऑप्शंस में बी का 4 एक में ही दिया है, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो गया कि इसका ऑप्शन होगा 2 सही। लेकिन हमें 4 ऑप्शन चेक करने हैं जिससे कि हमारा आंसर गलत ना हो, एक्यूरेसी बनी रहे। तो चलिए देखते हैं। सी सर्वाइकल कैप क्या है, बैरियर मेथड है। सी का 2 दिया हुआ है, एकदम सही है हम। डी का 1 दिया हुआ, ओरल मेथड है। तो ये भी हमारा सारे के सारे मैच कर रहे हैं, बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स आ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वजाना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर false. Statement 1 is correct, statement 2 is false, statement 1 is incorrect, but statement 2 is true. तो हमारा, जैसा कि मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को समझाया था कि एसर्सर रीजन को कैसे अप्रोच करना है। तो पहला टारगेट हमारा रखना है हमें एसर्सर रीजन में कि दोनों स्टेटमेंट को हमें चेक करना है, दोनों सही हैं या नहीं है। तो वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, एकदम सही स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी की एकदम लाइन से आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसका आंसर एकदम सही से टिक कर देंगे। सॉरी, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट किस किस में बोल रहा है, देखो 2 वाले में दोनों फॉल्स बोल रहा है, तो 2 ऑप्शन नहीं होगा हमारा। तीसरे में 1 इज़ करेक्ट, मे बी आंसर और रख सकते हैं, 2 इज़ फॉल्स, हम 2 देखा नहीं अभी। और स्टेटमेंट
ये कुछ ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे कि 1 इज इनकरेक्ट बोल रहा है, लेकिन हमारा तो करेक्ट है। तो इस तरह से हमारे 2 ऑप्शन रूल आउट हो गए यहीं के यहीं। अगर हम यहाँ पे आंख बंद करके भी आंसर करें तो पहले और तीसरे में से सही होने का हमारा 50-50% चांस है। तो इस तरह से आप रूल आउट करके, ऑप्शन रूल आउट करके आपके क्वेश्चन सही का होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, आप लोग जाके चेक करिए। तो दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, एकदम सही है। विच अलोंग विद वजाना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, एकदम सही स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अगर यहाँ पे यही पूछा होता करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं। Which of the following statement is correct? Eutrophication refer to increase in domestic sewage and water waste water in lakes. इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट ये पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन है बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रेस्ट्रिक्ट एल्गल ब्लूम डिक्रीज फिश मॉर्टेलिटी। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शन रूल आउट करेंगे। हमें इसमें पता करना है कि पहला रूल एकदम आप अंडरलाइन कर लीजिए कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो हमें पूछ रहा है ये करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं हम सबसे। एल्गल ब्लूम डिक्रीज फिश मॉर्टेलिटी, ये एल्गल ब्लूम क्या करता है, फिश मॉर्टेलिटी को डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एल्गल ब्लूम में क्या होता है कि बहुत सारा एल्गी एक साथ ग्रो हो जाता है, जिसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वाटर में कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से फिश मर जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर रेस्ट्रिक्ट एल्गल ब्लूम होता ही इसीलिए है कि किसी भी वाटर बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम होता है। स्पेशली जब किसी भी लेक में सीवेज या फिर नाइट्रोजन और फॉस्फेट के बहुत सारे कंपाउंड फर्टिलाइज़र से आके एग्रीकल्चर फील्ड के फर्टिलाइज़र से रेन वाटर के साथ आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यूट्रोफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक। नहीं, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ता है, न कि डोमेस्टिक सीवेज और वेस्ट वाटर का। तो इसका ऑप्शन सही होगा 2। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जैसे जैसे फूड चेन में स्ट्रेटा बढ़ते जाता है, कोई भी टॉक्सिक जो भी होता है टॉक्सिकेंट, उसका अमाउंट बढ़ता जाता है। जैसे कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल था डीडीटी क्या होता था, एग्रीकल्चर में यूज होता था, एज ए कीटनाशक के जैसे यूज किया जाता था। तो होता क्या था कि प्लांट में जितना डीडीटी है उसका 10% मतलब 10 टाइम ज़्यादा होगा जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें, हर्बीवोर्स से 10 टाइम ज़्यादा होगा कार्निवोर्स में। तो जैसे जैसे स्ट्रेटा बढ़ता जाएगा, कोई भी टॉक्सिकेंट हो उसका अमाउंट हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ता चला जाता है। इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और हमारा यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनका अमाउंट बढ़े वाटर बॉडी के अंदर। तो वाटर बॉडी के अंदर ही बढ़ता कैसे? सीवेज या वेस्ट वाटर मिक्स होने की वजह से बढ़ता है। तो यूट्रोफिकेशन का डायरेक्ट डेफिनेशन जो होगा वो ये होगा, यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी, न कि सीवेज और वेस्ट वाटर। तो इस तरह से इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो इसका आंसर होगा, बहुत ही सिंपल आंसर है, सेकंड आंसर। जब भी क्लोज रिलेटिव में मेटिंग होती है, कंसेगुनस मैरिज होती है, तो उसको डबल बार से जोड़ा जाता है, और सिंगल बार से अननोन पर्सन्स के बीच मैरिज होती है। और ऑफ स्प्रिंग को नीचे की तरफ, जैसे कि ऑप्शन 3 में दिखाया गया है, नीचे की तरफ ऐसा बार लगा के ऑफ स्प्रिंग को दिखाया जाता है। अगर कोई
स्क्वायर है इसका मतलब मेल है, राउंड फीमेल, फीमेल है ये मेल है। जेंडर स्पेसिफाइड है तो डायमंड शेप का स्क्वायर बनाया जाता है, इसको बोलते हैं जेंडर स्पेसिफाइड। और अगर कोई डिसीज इंडिविजुअल है तो उसको ब्लैक कर दिया जाता है, शेडेड कर दिया जाता है इस तरह से, ये हो गया डिसीज्ड। और अगर किसी ऑफस्प्रिंग की शादी हो रही है तो उसके उसके साइड में बार लगा के उसका मीटिंग ऐसे करवाया जाता है, फिर उनके बच्चे होंगे तो उनको इस तरह से दिखाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैसे पेडिग्री बनाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, इसका आंसर होगा गोनोरिया, क्योंकि HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल herpes ये इनक्यूरेबल डिसीज़ हैं। बस ट्रीटमेंट से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं किया जा सकता किसी भी ह्यूमन की बॉडी से। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हीरोइन, मैरिजुआना, कोकेन, मॉर्फिन इस तरह हैं। इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, पेन किलर, इंटरफियर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। तो हीरोइन क्या करता है, हीरोइन का काम होता है ये बॉडी पर क्या इफेक्ट लाता है, इसका इफेक्ट होता है कि ये बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। मैरिजुआना का इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर होता है, और कोकेन इंटरफियर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफियर करता है। और मॉर्फिन पेन किलर के जैसे यूज होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी का हो जाएगा हमारा थर्ड, और सी का हो जाएगा 4 कोकेन इंटरफियर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, और बी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हीरोइन, स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस का करने का सिंपल तरीका है कि जो ऑप्शन आपको आ रहा हो, जो भी आ रहा है, 1 2 कुछ भी याद आया तो उसको रोल आउट करके करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक आ गया डी का 4 डी का थर्ड पेन किलर मॉर्फिन का, तो डी का 3 एक ही ऑप्शन में सही है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक, एक आता है आपको तब भी। तो इस टाइप के जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इनसे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम लगे रहना है, एकदम कैसे सॉल्व करना है ये देखना है, एक्यूरेसी एकदम मेंटेन करके रखनी है। ये एक और फिर से एक्सटर्नल मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, टाइप ऑफ जॉइंट और फाउंड बिटवीन। कार्टिलेज जॉइंट कहाँ पाया जाता है, बायलिन सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, फाइब्रो जॉइंट कहाँ पाया जाता है, हेड सैडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स, बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रल कॉलम, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, बिटवीन ह्यूमरल एंड पेक्टोरल गर्डल। तो इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन, ए का हो जाएगा सेकंड। क्यों? क्योंकि बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्री एंड इन वर्टेब्रल कॉलम में ये होता है। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें पता है शोल्डर जॉइंट होता है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। तो इसका हो जाएगा आंसर बी का 4। फाइब्रस जॉइंट पता है हमें कहाँ होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं बिटवीन फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, और सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ए का हमें पता है, ए का सेकंड है, ए का सेकंड किस में दिया है, सेकंड और 4 ऑप्शन में दिया है। बी का 4 अपने आप बता दिया इसने, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। सी का 1 होगा या 3 होगा, तो सी का हमने 1 लगाया हुआ है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन अभी ही डिसाइड हो गया, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। और डी का 3 दिया हुआ है, डी का चेक करते हैं सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब जॉइंट। तो इस तरह से आपका एक्यूरेसी एकदम मेंटेन रहेगा, एक एक करके रूल आउट करते हुए करेंगे आप लोग तो, और आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पहला क्या है, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल। तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं पहले ये चेक करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो राइट एंड होता है वो सी टर्मिनल होता है और लेफ्ट एंड जो होता है वो एन टर्मिनल होता है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है एन टर्मिनल, लास्ट अमीनो एसिड होता है सी टर्मिनल। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, एकदम नहीं है ऑप्शन ये हमारा सही, दोनों फॉल्स भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1
तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम इन ऑप्शंस में से जो दिए हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2। पार्ट क्या क्या होते हैं, तो 3 चीज़ें इसके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की पार्ट होती हैं। पहला है लाइसोसोम, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। इसका एक निमोनिक है, वो आप लोग याद कर सकते हैं, LEG, लेग शुड बी केप्ट इनसाइड मेम्ब्रेन। तो आपके ये हो गया लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये पार्ट नहीं है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन दिए हैं वो पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, RNA म्यूटेट एट a faster rate, एकदम सही बात है। वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पान म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों सही स्टेटमेंट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, RNA म्यूटेट एट फास्टर रेट, तो एकदम सही बात है। और इसका स्टेटमेंट 2, वायरसेस हैविंग, इसी वजह से जो वायरस होते हैं जिनके अंदर RNA जीनोम होता है उनकी लाइफ स्पान जो होती है वो शॉर्टर होती है और बहुत तेज म्यूटेट करते हैं। तो देखते हैं हमारा ये ऑप्शन दोनों के दोनों सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। लेकिन अगर यही यहाँ पे ये पूछा गया होता कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 को अगर रीजन के जैसे दिया होता और स्टेटमेंट 2 को असर्शन के जैसे दिया होता तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। लेकिन यही रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है, तो दोनों सही तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं माना जाता। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 160 क्वेश्चन, 150 से शुरू करने के बाद 160 तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग एकदम बोर हो जाएंगे बीच में देखते देखते। तो अगले 10 क्वेश्चन हम कल करेंगे। हर दिन कोशिश करेंगे 10 से 15 के बीच क्वेश्चन होते जाएं। आज जूलॉजी से स्टार्ट किया, 2023 का पेपर, जूलॉजी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद बॉटनी से शुरू करेंगे और इसी तरह से एक्सप्लेनेशन आता रहेगा 10 क्वेश्चन, जब तक कि हमारे मैक्सिमम पेपर नहीं हो जाते। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। NCERT को थोड़ा तेज़ पढ़ने की आदत डालिए, फास्ट, जितना फास्ट पढ़ सकते हैं उतना ही आपका फास्ट बायोलॉजी का आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे और उतना ही एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। तो एकदम पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।